बटन लगा दीजिए। चलो आज नया चैप्टर बनता है। ग्रंथि सबको याद है? नहीं भुला गए? सारा है तुम जी, वही लड़का मोबाइल चलाते रहता है। उसमें बटन दिया है कंपनी वाला, तो कंप्लेन करो, ऊपर वाला लगा लो। बॉडी दिखाने से क्या फायदा? क्या? चलो सुने, याद किए हैं आप लोग? पढ़ने में मन नहीं लगता है? चलो देखते हैं कितने लोग बताते हैं। तुम क्लास क्यों नहीं करती हो जी? छोड़ छोड़ के करती हो क्लास? ओ ठीक बा। बता दी तुम, इसका नाम बता देना। इसका फुल फॉर्म बताओ। नहीं सही से बताओ, कहीं से सोचो ना, एफ से स्टार्ट करो। है पॉली? चलो ये कौन बनाता है ये बता दो। ये बहुत आसान है कि नहीं? टफ तो है नहीं, कॉन्सेप्ट बता ही दिए हैं। तुम बताओ, ये हार्मोन कौन रिलीज करता है? बोलो बोलो, सही बोल रही है। हाइपो हाइपोथैलेमस। इस इसका नाम बताइए तो। नहीं नहीं बता सकते हैं? बैठ जाओ दोनों। तुम बताओ नाम इसका। है? क्लास नहीं आ रही थी? क्लास नहीं की? तुम बताओ, बोलो बोलो। एफ एफ मतलब क्या होता है? हाँ पूरा नाम बताइए। फॉलिकल? कोई नहीं बोलेगा फॉलिकल। आगे? स्टिमुलेटिंग। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। अब आर मतलब क्या हो जाएगा? रिलीजिंग। बैठ जाओ, कितना आसान था। ये बनाएगा कौन? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। इसके अगेंस्ट में कौन सा हार्मोन? FSIH। FSIH। तुम बताओ इसका फुल फॉर्म। क्या करते रहता है जी, छोड़ छोड़ के करते हो? तुम बताओ जी। जिसको बोल रहे नहीं बोल रहा है, हम की बेंचों को पढ़ा देते हैं। तुम क्लास की हो जी कंटिन्यू? है? इसका नाम बताओ। FSIH। बोलो। अब मैथवा मुझसे नहीं कर रहा है ना? अरे सब तो लिखा हुआ है, खाली इसको जगह क्या लिख देना है? इनहिबिटिंग कर देना है। चलो बैठो, ज्यादा डिटेल बताने से फायदा नहीं है, बैठ जाओ जगह देख करके। कुछ हार्मोन नहीं बताए फिर भी आप लोग बता दीजिए कि नहीं। TSRH कौन बनाएगा? TSH कौन बनाएगा? TSH TSIH।
CRH, वेरी गुड, CIH, और दे देते हैं LRH, LH, LIH, कोई दिक्कत? सब बता दो। आप पूछ लेते हैं कुछ याद दिमाग में रहेगा तो। ACTH, कौन बनाएगा? वेरी गुड, GH, GRH, GIH। अगर ये चीज होगा, मान लो कि ये दोनों इसके अगेंस्ट में ये हार्मोन नहीं निकला, तो क्या हो सकता है? GRH ज्यादा हो जाएगा, और GRH ज्यादा होने से कौन सा? मोटापा, जिंगाटिज्म हो जाएगा। ये हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो ये भी नहीं रिलीज होगा, तो कौन सा बीमारी? ड्वार्फिज। कौन सा? ड्वार्फिज मतलब क्या होता है? बौनम। चलो पढ़ाते हैं, पढ़ता ही नहीं है। चलिए आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। चलिए अब इस यहाँ देखिएगा, अभी हम पढ़े अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। आप पढ़ना आपको पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, तंत्र का अर्थ क्या हुआ? वैसा अंगों का समूह जो पाचन करने में क्या देता है? सहायता करता है। यहाँ ग्रुप तंत्र का सिस्टम का सेंस आता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन, अंगों का समूह। अब कोई एक अंग तो डाइजेशन में हेल्प नहीं कर रहा, जितने डाइजेशन में हेल्प करेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? सिस्टम। अब यहाँ जैसे मान लीजिए आई डाइजेशन में हेल्प करता है, तो आई इसका सिस्टम नहीं हुआ। सलाइवा, टंग हेल्प करता है, टीथ हेल्प करता है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हो गया। टंग भी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, टीथ भी किसका पार्ट है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है। नाक, नाक पाचन में हेल्प करता है, तो नाक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट। ब्रेन नहीं। ठीक है। ओइसोफेगस, यस। भोजन नलिका, यस हो गया। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियाज, यस ना। किडनी, किडनी पाचन करेगा, यस। तो किडनी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं? तो इसमें कहा क्या क्या पढ़ना है आपको? टंग पढ़ना है, जीभ के बारे में पढ़ना है, टीथ के बारे में पढ़ना है, दांत के बारे में पढ़ना है, ओइसोफेगस पढ़ना है, स्टमक पढ़ना है, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ना है, लीवर पढ़ना है, पैनक्रियाज पढ़ना है, और लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ना है। इसके बाद खेल खत्म, पाचन हो गया ना। उसके बाद वेस्ट मटेरियल एनस के द्वारा क्या हो जाता है? बाहर। तो स्टार्ट करेंगे कहाँ से? टंग से, टीथ से, और खत्म कहाँ होगा? लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें जो जो पाचन करने में मदद कर रहा है उसी के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे किडनी, किडनी किसका काम करता है? फिल्ट्रेशन का। किसका फिल्ट्रेशन? ब्लड का। तो उत्सर्जन तंत्र का भाग हो गया। किसका भाग? उत्सर्जन। हार्ट का काम क्या था? पंपिंग करना। किसका? ब्लड का। ब्लड क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या पढ़े? ब्लड पढ़े, हार्ट पढ़े। उसी तरह से आपको इंडोक्राइन सिस्टम में क्या पढ़े? जो हार्मोन को रिलीज करता है उसे हम अंतःस्रावी बोलते हैं। और एक क्या पढ़े थे? साइटोलॉजी, जो सेल से ही निर्माण हुआ। अब आपको पढ़ना है पाचन तंत्र। इसके बाद पढ़ाएंगे स्पिरेटरी सिस्टम, फिर नर्वस सिस्टम, उसके बाद स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल समझते हैं? आपको जो ढांचा बनाता है, बोन, हड्डियों के बारे में। समझ में आया? तो उसके बाद आगे आप पढ़िएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन करने में मदद करता है इस तरह से। और लास्ट में पढ़ाएंगे डिजीज, आप बीमारियां कि कौन कौन से इन्फेक्शन से क्या क्या बीमारी होती है, वायरस से कौन सा बीमारी,
बैक्टीरिया से कौन सा बीमारी नहीं है क्या प्रकार। तो ये सब बीमारी के बारे में समझेंगे। और लास्ट और इसके बाद एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम मतलब जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में कौन से जीव का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, कौन कौन से जीव किस फाइलम में आता है, वर्ग में आता है, ठीक है। और इसके बाद बोटनी। बोटनी सोचते हो ना, वनस्पति विज्ञान, तब जाकर बायोलॉजी आपको क्या हो गया समाप्त। ये मार्च तो चलेगा ही, ठीक है, मार्च चलेगा। उसके बाद स्टार्ट करेंगे आपका जो भी मन होगा। फिजिक्स पढ़ने का फिजिक्स पढ़िएगा, केमिस्ट्री पढ़ने का केमिस्ट्री, दोनों पढ़ना तो दोनों पढ़िएगा साथ में। नहीं शाम वाला बैच में लिखना हम दोनों पढ़ेंगे तो दोनों पढ़ा। 3-3 दिन बांट दिए, 3 दिन फिजिक्स और 3 दिन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री खत्म हो गया, फिजिक्स अभी बच गया। फिजिक्स ज्यादा पढ़ना होता है क्योंकि क्वेश्चन उससे भी ज्यादा आता है। अब यहाँ समझिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमको क्या करवाना रहता है, डाइजेशन। डाइजेशन यानी पाचन। पाचन क्या होता है, क्लास नहीं चल पाएगा प्रकार, बंद कर दो कोई एक दो लाइन किसी तरह से। और ये टाई टाई कर रहा था, चुप नहीं रहा है। एज ए मॉस्किटो एज ए गर्ल सॉन्ग है। फ्रिक्वेंसी ज्यादा होने से कान में चुपता है, किसी का भी फ्रिक्वेंसी। देखो यहाँ पे पाचन क्या होता है ये समझना। पाचन किससे करवाते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं लार्ज मॉलिक्यूल खाते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल में से हमें बड़ा अंग, जटिल भोजन। जटिल कहने का हुआ कॉम्प्लेक्स फूड। कोई लिखेगा नहीं समझना। हम जो भी खाना खाते हैं वो जटिल फॉर्म में खाते हैं, जटिल भोजन। आप रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, कोफ्ता खा रहे हैं, वो कैसा फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स फूड से एनर्जी नहीं मिलता है, तो हमारा बॉडी क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। भोजन को क्या करेगा, डाइजेस्ट और सिंपल फूड में कन्वर्ट करेगा। सिंपल फूड कहने का अर्थ हुआ स्मॉल मॉलिक्यूल। स्मॉल मॉलिक्यूल छोटे छोटे अणु में तोड़ देगा, जिसे हम सरल भोजन बोलते हैं, सरल भोजन। तो कॉम्प्लेक्स फूड से कोई हमें एनर्जी नहीं मिलेगा जब तक हम सिंपल फूड में कन्वर्ट ना करवाए। तो हम जो भी भोजन खाते हैं, जटिल भोजन को सरल भोजन में तोड़ना क्या कहलाता है, पाचन। अब ये तोड़ने में काम कौन करता है, तो आपको याद रखना है कि हमारे बॉडी में बायो कैटलिस्ट नाम के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसे बायो एंजाइम भी कहा जाता है। इसको डाइजेस्ट करने में काम किसका होता है, एंजाइम। कहीं भी अगर दिमाग में आ जाए कि एंजाइम का काम क्या है, एंजाइम का काम क्या है, पाचन करवाना। क्या कराना, पाचन कराना। तो अगर पाचन का आपको लिखना है कि पाचन का मीनिंग क्या होता है, तो जटिल भोजन को एंजाइम की उपस्थिति में सरल भोजन में टूटना यानी ब्रेक डाउन होना क्या कहलाएगा, पाचन। एनर्जी आपको जटिल भोजन से नहीं मिलेगा, एनर्जी जो भी मिलेगा किससे मिलेगा, सिंपल फूड। यही सिंपल फूड आपके ब्लड में क्या हो जाता है, घुल जाता है। आप स्टार्टिंग कीजिएगा तो भोजन की अवस्थाएं भी होती है। जैसे सबसे पहले हम भोजन क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। इनटेक मतलब क्या, ग्रहण करना, लेना। क्या कीजिएगा, इनटेक। इनटेक ऑफ फूड यानी भोजन को क्या किए, ग्रहण किए। सबसे पहला काम है भोजन की पहली अवस्था पूछा जाए कि भोजन की पहली अवस्था क्या है, तो क्या करना, ग्रहण करना, जिसे हम बोलते हैं अंतःग्रहण। क्या बोलेंगे, अंतःग्रहण। ये पहली अवस्था है। दूसरा अवस्था क्या होता है, डाइजेशन। दूसरा अवस्था क्या हो जाएगा, डाइजेशन। डाइजेशन के बाद स्टार्ट होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन समझते हैं ना, अवशोषण। अब भोजन क्या होगा, अवशोषित होगा, अवशोषण होगा। और चौथी अवस्था होता है स्वांगीकरण, असिमिलेशन। यानी जो ग्लूकोज टूटा है उसको ब्लड में मिलना, ग्लूकोज का ब्लड में मिलना ही स्वांगीकरण कहलाता है, असिमिलेशन कहलाता है। तो चौथी अवस्था क्या है, असिमिलेशन। और सबसे लास्ट अवस्था क्या होता है, उत्सर्जन। तो भोजन की कितनी अवस्था होती है, 5। पहला अंतःग्रहण, पहला अंतःग्रहण। दूसरा पाचन, दूसरा पाचन। तीसरा अवशोषण, तीसरा अवशोषण। चौथा स्वांगीकरण, चौथा स्वांगीकरण। और लास्ट में उत्सर्जन। तो भोजन की कितनी अवस्था, 5। यही 5 अवस्था स्टार्ट होती है कहाँ से, मुंह से, और अंत होता है कहाँ, एनस तक। एनस मतलब गुद्दा तक।
तो यहाँ पर ये समझिएगा कि जटिल भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं क्या, जटिल भोजन, और जटिल भोजन छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है, तभी हमारे बॉडी को क्या मिलता है, एनर्जी। हम जो भी लेंगे जटिल भोजन लेंगे, सिंपल फूड नहीं है। मान लीजिए ये भी हो सकता है सर हम सिंपल फूड लिए, तो सिंपल फूड कहने का अर्थ हुआ ना वो कार्बोहाइड्रेट है, ना प्रोटीन है, ना फैट है, क्या उसको लेने से एनर्जी मिलेगा? कोई ऐसा सिंपल फूड को नाम बताओ जो लिए और हमको एनर्जी मिल गया। हाँ बोलो। बीट रूट, जैसे मैं बताओ, जैसे वाटर, वाटर क्या है, पानी। पानी कॉम्प्लेक्स फूड है कि सिंपल फूड, बताना है। ये सिंपल फूड है, क्या है, सिंपल फूड है। इससे एनर्जी मिलेगी, यस या नो? इससे एनर्जी नहीं मिलती है। तो सिंपल फूड से एनर्जी हमको नहीं मिलता, मिलेगा किससे, कॉम्प्लेक्स फूड से। लेकिन ये कब, जब सिंपल फूड में टूटेगा तब। समझ में आया? तो लिखिएगा पाचन। पाचन लिखेगा जटिल भोजन जटिल भोजन जटिल भोजन को जटिल भोजन को एंजाइम की उपस्थिति में तरल भोजन में टूटना पाचन कहलाता है। ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। जटिल भोजन को एंजाइम की उपस्थिति में सरल भोजन में टूटना क्या कहलाएगा, पाचन। और पाचन किसका किसका पॉसिबल है ये समझिएगा। ये एंजाइम जो है, आप इतना बस ये बना लीजिएगा कि हम जो भी खाना खाते हैं क्या खाते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल। ये कॉम्प्लेक्स फूड है, ये कॉम्प्लेक्स फूड है, समझिएगा। इस कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हम बायो कैटेलिस्ट लगाते हैं। बायो कैटेलिस्ट समझते हैं, कैटेलिस्ट का अर्थ क्या हुआ, उत्प्रेरक। क्या, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक काम क्या है, जो रिएक्शन को क्या करवाते, कैटेलिस्ट का काम क्या है, रिएक्शन को बढ़ा देता है। ये हमारा बॉडी में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन है। सारा चीज पाचन क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। और ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो किस में टूट जाएगा, सिंपल फूड में। ये सिंपल फूड हो गया, सरल भोजन। क्वेश्चन आ जाए कि हमारे शरीर में कैटेलिस्ट के फॉर्म में कौन मौजूद रहता है, एंजाइम। अब अलग अलग जगह अलग अलग एंजाइम पाए जाते हैं। आपका कार्बोहाइड्रेट अलग एंजाइम से पाचित होंगे, फैट अलग एंजाइम से, और प्रोटीन अलग एंजाइम से। तो ये एंजाइम ही भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अब किसका किसका पाचन संभव है ये समझिएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम क्या खाएं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या मिलता है, मतलब किस फॉर्म में लेते हैं, स्टार्च। ठीक है, हम क्या खाएंगे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, रोटी चावल सीड वगैरह खाइएगा, क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में खाते हैं, स्टार्च। अब ये स्टार्च को एंजाइम क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। तो सबसे पहले टूटेगा ये क्या, माल्टोज में। इसमें माल्टोज में, और फिर ये लास्ट में टूट जाएगा ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज ही ब्लड में क्या होता है, घुल जाता है। अब ग्लूकोज को तो कौन तोड़ेगा, ऑक्सीजन। ग्लूकोज को कौन तोड़ेगा, ऑक्सीजन, तब तो एटीपी बनेगा। ठीक है, तो हम कार्बोहाइड्रेट लिए, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किस में हुआ, ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट का फाइनल डाइजेशन ग्लूकोज,
कार्बोहाइड्रेट किस रूप में टूटता है हमारे शरीर में? ग्लूकोज, पहला। दूसरा, अगर हम प्रोटीन खाएं, प्रोटीन में क्या खाते हैं? दाल, अंडा, ये सब। तो प्रोटीन अगर लेते हैं तो प्रोटीन सबसे पहले टूटता है पेप्टॉन्स में। किसमें? पेप्टॉन्स। और पेप्टॉन टूट जाएगा अमीनो एसिड। किसमें? अमीनो एसिड। तो यहां देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा मॉलिक्यूल ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का छोटा मॉलिक्यूल ग्लूकोज, प्रोटीन का छोटा मॉलिक्यूल अमीनो एसिड। और तीसरा हम क्या खाते हैं? फैट्स। फैट्स में आप घी, मक्खन, तेल जो भी खाइए, लिपिड्स या फैट्स मतलब वसा। अब फैट खाते हैं तो फैट किस में टूटता है? फैटी एसिड में। किसमें? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, 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 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो फैट का सबसे छोटा मॉलिक्यूल क्या हो गया? वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। इसे हिंदी में बोलेंगे वसीय अम्ल, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। तो यही तीन चीज से एनर्जी मिलता है। इसके अलावा आप कुछ भी खाइए, एनर्जी मिलेगा नहीं। मिनरल से एनर्जी मिलता है, मिनरल खनिज। आपको सोडियम चाहिए। विटामिन से नहीं, विटामिन से कोई एनर्जी नहीं, मिनरल से कोई एनर्जी नहीं। लेकिन इसका कमी हो जाए तो हम बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। लेकिन इससे कोई एनर्जी नहीं मिलता है। एनर्जी आप चीनी से प्राप्त करते हैं। क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। कौन सा मिनरल्स इस तरह से आएगा? कौन सा पोषक तत्व है जिससे खनिज आपको ऊर्जा नहीं मिलता है? ऑप्शन में रहेगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन। विटामिन एनर्जी मॉलिक्यूल नहीं कहलाता है, इससे कोई एनर्जी नहीं मिलता है। तो ये याद रखिएगा, तीन आपका पोषक तत्व ऐसे हैं जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। पहला क्या? कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा? ग्लूकोज में। ये माल्टोज बीच वाला भाग है, पहले माल्टोज में टूटता है, उसके बाद ग्लूकोज में। सबसे फाइनल भाग क्या होता है? ग्लूकोज। तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट किस में? ग्लूकोज में। प्रोटीन और वसा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अब ये कैसे टूटता है ये समझ में आएगा बाद में। अब ये इतना उतार लीजिए। पहले उतारिएगा कार्बोहाइड्रेट, ऊपर वाला कुछ तो था नहीं बाबू। अभी बस इतना याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटेगा, प्रोटीन अमीनो एसिड में, और फैट फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। हिंदी में लिख लीजिए ना पीछे, इसको माल्टोज ही लिखेंगे। ये अमीनो अम्ल, पेप्टॉन्स, कौन सा? फैटी एसिड है, वसीय अम्ल। लिपिड्स जो टूटेगा वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में।
ठीक है, सही है। कितने मिनट का, कितने मिनट का? हाँ, एस्ट्रॉयड, एस्ट्रॉयड एक कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, वह एक प्रोटीन ही होता है। तो वो आपको पढ़ना है एस्ट्रॉयड, जो हम बाहर से ग्रहण करते हैं ना, उसे हम एस्ट्रॉयड बोलते हैं। तो वह प्रोटीन ही है, कुछ और नहीं है। जैसे डिपेंड करता है, आपको बोला जाएगा कि बाहर से एस्ट्रॉयड ले लीजिए, बाहर से जो जिम वगैरह जाते हैं उनसे सप्लीमेंट्री लेने के लिए बोला जाता है कि कुछ ऐसा लीजिए कि आपको बॉडी जल्दी बन जाए, तो एस्ट्रॉयड दिया जाता है कि बॉडी क्या हो जाए, गेन हो जाता है अचानक। तो वह आपको नुकसान करेगा एस्ट्रॉयड, ठीक है। एस्ट्रॉयड हर चीज में आता है कि ऐसा भी एस्ट्रॉयड दे दिया जाता है जिससे आपका चेहरा खिल जाता है, बॉडी बन जाएगा, लेकिन बहुत कम टाइम में, लेकिन वह लाभदायक नहीं। आपको लेना है तो नेचुरल खाना लीजिए, तब फायदा करेगा। और इससे जानते हो कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल ज्यादा बढ़ता है। एलडीएल समझते हैं ना, लो डेंसिटी वाले। कोलेस्ट्रॉल रहना बहुत जरूरी है, कोलेस्ट्रॉल से ही आपका शरीर का निर्माण हुआ है। तो गुड वाला होना चाहिए, हाई डेंसिटी वाला होना चाहिए, गुड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का काम है कि आपका पूरा का बॉडी में, जैसे आपका बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, ठीक है, अब ये चीज क्या करता है, देखिएगा, किसी का कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ जाता है कि पैनक्रियाज में स्टोन का प्रॉब्लम आने लगता है। तो पैनक्रियाज में स्टोन जो होता है दो तरीका से बनता है, या तो वह इंसान एल्कोहलिक हो, एल्कोहलिक करने के बाद तो वह वाइन पीता हो, या वह इंसान नॉन एल्कोहलिक हो। तो नॉन एल्कोहलिक में अगर स्टोन बना तो बाइल जूस और कोलेस्ट्रॉल आपस में जब जुड़ता है ना, तो स्टोन का फॉर्मेशन कर देता है। अब बाइल जूस का कलर कैसा होता है, ग्रीन, कैसा, ग्रीन, और कोलेस्ट्रॉल तो ब्लड में ही है, और ये जब आपस मिलेगा तो स्टोन का कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन, स्टोन का ग्रीन। तो देखिएगा कि वो जिसका पैनक्रियाज से स्टोन निकल देगा वो स्टोन कैसा रहता है, हरा रंग का। और जो एल्कोहलिक रहते हैं, एल्कोहलिक मतलब क्या, वाइन, जो शराब ज्यादा पीते हैं, तो उसका स्टोन का कलर रेड रेड आ जाएगा। तो ये जो है, हम बाहर से जो एस्ट्रॉयड लेते हैं वो ज्यादा नुकसान होता है। कार्डियक अरेस्ट में सबसे ज्यादा, देखो, एक लीवर का टेस्ट हो जाता है एसजीपीटी। एसजीपीटी एक टेस्ट है, हर इंसान को जो 25-26 साल के है करवा लेना चाहिए एक बार। एसजीपीटी रहना चाहिए एक नॉर्मल 45 से नीचे। कितना, 45 से नीचे। जरूरी नहीं है कि अब भी करवाओगे, किसी का 80 रहेगा, 90 रहेगा, किसी का 100 रहेगा, 150 रहेगा, ये 5000 तक जब चला जाता है, 10,000 तक चला जाता है। लेकिन रहना चाहिए कितना, 45 से नीचे। अगर 45, अरे लगा दो, माइक दे दें, साइलेंट कर लिया करो। अब गाना लगा के रखती है, किसके बिना, है सब लीवर किडनी सब फेल हो जाएगा। चलो तब आएगा, लीवर जब पढ़ाएंगे वो भी आएगा। तो एसजीपीटी जो टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, नॉर्मली टेस्ट होता है, वह इंसान को करवाना चाहिए एक बार। 45 से नीचे आना चाहिए। अगर 45 से ऊपर है, मान लीजिए किसी का 100 है, 80 है, 70 है, तो कार्डियक अरेस्ट लगभग, अगर मान लीजिए अगर 25-26 साल हो रहा है ना, तो 8-10 साल बाद एक आध बार झटका आपको देगा एसजीपीटी ज्यादा रहने से। एसजीपीटी ज्यादा कहने का अर्थ हुआ कि आपका लीवर का फंक्शन डैमेज होना स्टार्ट हुआ है। डैमेज नहीं हुआ, एक होगा डैमेज होना, तो डैमेज मतलब होता है वो हेपेटाइटिस का लक्षण चला जाता है, ठीक है, जिसका बिलीरुबिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बिलीरुबिन कितना होना चाहिए, 1 से नीचे, मैक्सिमम 1 से नीचे ही होना चाहिए। 1 में तो बिलीरुबिन आपका आ गया, आपका पूरा शरीर पीला पीला आ जाएगा, जिसको जॉन्डिस हम बोलते हैं। तो बिलीरुबिन ज्यादा, लीवर का फंक्शन क्या हो गया, स्लो। लीवर का बहुत काम है, लीवर जैसा काम आपका बॉडी को जो स्वस्थ रखने का काम किसका है, लीवर। लीवर तो डाइजेशन करवाता ही है, साथ ही साथ आपका भोजन को क्या करता है, पूरा बॉडी को शुद्ध करने का काम करता है, प्यूरिफाई करने का काम करता है। देखो हमारे बॉडी में ब्लड को प्यूरिफिकेशन 3 जगह होता है। एक तो आप पढ़ लिए हार्ट में, क्या पे है, हार्ट में एक्सचेंज ऑफ गैस। एक्सचेंज ऑफ गैस कहाँ होता है, हार्ट। प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है, हार्ट में। दूसरा पढ़िएगा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, किडनी में। और आपका लीवर भी करता है। तो ये 3 ऑर्गन को याद रखिएगा कि ब्लड को साफ करने का ये 3 अंग का काम है, हार्ट, लीवर, किडनी, और इसके अलावा कुछ नहीं।
सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है क्या? लीवर। लीवर आपको खाना को पचाता भी है, ठीक है, आपको भूख को जगाता भी है। अगर लीवर स्वस्थ है तो आप स्वस्थ है, ठीक है। तो एसजीपीटी एक टेस्ट होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट, जो सीरम को डिनोट करता है। एसजीपीटी देखिए, एसजीपीटी टेस्ट में क्या हो गया? सीरम। क्या हो गया? सीरम। तो ये एक सीरम का टेस्ट होता है जो किया जाता है। दो टेस्ट होता है, एक एसजीपीटी और एसजीओ2। तो ये सब टेस्ट इंसान साल में एक बार कराना चाहिए, ज्यादा महंगा भी नहीं आता, 50-60 रुपए में कर देता टेस्ट, ठीक है, 2 घंटा में रिजल्ट भी दे देगा है। तो आप लोग यंग हैं, आप लोग कोई दिक्कत नहीं, आप लोग का एसजीपीटी 30 से नीचे ही होगा। तब दौड़ने वाला लड़का है तो एसजीपीटी ज्यादा हम लोग को टेस्ट करवाएंगे ना, तो हम लोग को ज्यादा निकलेगा। क्यों? पढ़ाना है, जाके बैठ जाना है, ठीक है, इसीलिए। और हम लोग दौड़ते धूपते बहुत कम है, ठीक है। तो जो रनिंग वगैरह करता है ना, उसका फंक्शन सही रहता है, इसीलिए हम सोचे नहीं रनिंग करना जरूरी है। तो आप सोचे कि आज से बाइक नहीं चलाना, पैदल आना है, दौड़ के आ जाना है। मान लीजिए 7 बजे क्लास है तो 6:55 में निकलेंगे, तो 7 बजे क्लास लेना, दौड़ेंगे तब ना। दौड़ेंगे यानी बॉडी से स्वेट बाहर निकलेगा, टॉक्सिक निकलेगा, तो लीवर फंक्शन हर चीज क्या रहेगा। जिसका ये बढ़ा हुआ रहता है, डॉक्टर बोलेगा ना कि पहाड़ पर चढ़ो। पहाड़ पर चढ़ने के लिए क्यों बोला जाता है? कि पसीना बॉडी से निकले, ठीक है। तो अगर ये सब कर रहे हैं ना, आप लोग को किसी को भी देख के नहीं लगता है कि आप लोग का लीवर फंक्शन मतलब कि एसजीपीटी ज्यादा हो, सबका कम है, ठीक है। जिसका ज्यादा है तो एक लक्षण होता है, यहाँ पर दाग आ जाएगा, पूरा लाइनिंग लाइन में आ जाएगा। एसजीपीटी जिसका बड़ा हो रहा है ना, तो ये देख रहे हैं ना, गर्दन लाइनिंग लाइनिंग रह जाएगा। तो बिना टेस्ट करके भी पता कर सकते हैं कि लीवर का फंक्शन सही है कि नहीं। आप गर्दनिया कर देखा है, ठीक है, घर में जाके देख रहे, यहाँ देखे किसी की लाइनिंग लाइनिंग आ जाता है, पूरा ये वाला मोटा हो जाएगा और लाइनिंग लाइनिंग आ जाएगा। चलो चलो यहाँ देखो, हला नहीं, आप देखिएगा। अब यहाँ फेजेस ऑफ फूड क्या होता है ये समझना। फेजेस ऑफ डाइजेशन, पाचन की अवस्था, पाचन की अवस्था, ये पाचन की अवस्था आपको याद रखना है, या पढ़े होंगे, ये 5 क्लास में ही पढ़ना है पाचन की अवस्था, ठीक है। और पढ़ रहे हैं कब? ग्रेजुएशन में। पहला पहला जो अवस्था होता है कहलाता है इंजेशन। इंजेशन, इंजेशन कहने का अर्थ हुआ अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण, इंजेशन में क्या होता है? अंतर्ग्रहण, यानी भोजन को क्या किए? इनटेक किए। तो इसको लिखेगा इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड, भोजन को ग्रहण करना, ये पहला अवस्था कहलाया। भोजन को ग्रहण करना इंजेशन कहलाता है। सबसे पहला अवस्था क्या कहलाएगा? अंतर्ग्रहण। इसके बाद दूसरा अवस्था कहलाता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या? पाचन। यानी इसको क्या लिखेगा? डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन को पाचन करवाना। दूसरा अवस्था क्या कहलाएगा? भोजन को पाचन करवाना। तीसरा अवस्था जो होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। अवशोषण, इसमें क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, भोजन का अवशोषण करवाना। भोजन का अवशोषण भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में, ठीक है। चौथा चौथा जो कहलाएगा असिमिलेशन। असिमिलेशन, असिमिलेशन कहने का अर्थ हुआ स्वांगीकरण। ये चौथा अवस्था है। असिमिलेशन में क्या होता है? इसमें क्या होता है? डाइजेस्टिव फूड, यानी डाइजेशन तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अवशोषण जो होता है, यानी कह सकते हैं फूड मिक्स इन ब्लड। फूड मिक्स इन ब्लड, रक्त में जो भोजन क्या हो जाता है? घुल जाता है, यानी उसी को हम क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण। और सबसे लास्ट अवस्था, पांचवा अवस्था कहलाएगा इजेशन।
देखो यहाँ आई है इंजेशन और ये क्या है इजेशन, या इसी को हम एक्सक्रिएशन में बोलते हैं। एक्सक्रिएशन में क्या उत्सर्जन, यानी उत्सर्जन बॉडी वेस्ट मटेरियल क्या हो गया रिमूव, रिमूव वेस्ट मटेरियल। यानी वेस्ट मटेरियल क्या हो जाता है रिमूव हो जाता है, उत्सर्जन होता है। तो भोजन की कितनी अवस्था 5, पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा असिमिलेशन और पांचवा इजेशन। ये सिर्फ अवस्था याद रखना, ठीक है, कि पहला अवस्था क्या कहलाएगा अंतर्ग्रहण, दूसरा डाइजेशन, तीसरा अवशोषण, चौथा असिमिलेशन और इंजेशन। ये सब आप ऑटोमेटिक आएगा, समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर असिमिलेशन होता है, कहाँ पर डाइजेशन होता है। तो ये भोजन की 5 अवस्था लिख लीजिए। ऊपर में कुछ है पाचन की अवस्था लिखा हुआ, वो तो लिख सकती हो, यानी क्लास में ध्यान न देती है, ऊपर में करेंगे और इसको कर देंगे। पाचन की अवस्था लिख लो। फेजेस ऑफ डाइजेशन, 5 अवस्था याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि चौथी अवस्था बताइए, स्वांगीकरण। चौथी अवस्था क्या हो जाएगा स्वांगीकरण। हो गया सबका? अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हो रहा, अभी सब चीजों को याद करवा रहे हैं, तब स्टार्ट करेंगे चैप्टर।
चलो अब यहां से देखिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का दो पार्ट समझा रहे हैं, समझना पहले। पहला होता है क्या, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल जिसको हिंदी में बोलते हैं आहार नाल। आपका भोजन कहां से कहां तक गया, इसी क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनल। आप कहाँ रखे, मुंह में, तो गया कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन तक, इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। और इसकी टोटल लंबाई 9 मीटर होता है। कितना मीटर, 9 मीटर या 33 फीट। ये एग्जाम में आता है कि आहार नाल की कुल लंबाई, आहार नाल की कुल मीटर 9 मीटर, लगभग कितना, 33 फीट। अब इसके अपोजिट आपको याद रखिएगा कि एलिमेंट्री कैनल जहां जहां हम जाएंगे वहां पर ही कुछ ग्लैंड पाए जाएंगे, ठीक है, ग्रंथियां पाई जाएगी। ग्लैंड्स। और ये कैसा ग्लैंड होगा, इंडोक्राइन के एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन नहीं आएगा यहाँ, ठीक है। इंडोक्राइन का क्या काम था, हार्मोन, हार्मोन डाइजेशन में कोई मदद नहीं करता है। यहाँ जो भी आएगा वैसे आएंगे जो एंजाइम बनाने का काम करता है, जूस बनाने का काम करता है। तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड आएंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड किसे बोलते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि को। किसे बोलेंगे, बहिस्रावी ग्रंथि को। तो सबसे पहला आप एलिमेंट्री कैनल का स्टार्ट कहाँ से होता है ये समझना। पहला स्टार्ट होगा कहाँ से, मुंह से, माउथ से, जिसे हम क्या बोलते हैं, माउथ या वकल कैविटी। वैकल कैविटी मतलब क्या हो गया, मुख गुहा, ठीक है, या मुंह, जो लिखना है। यहां से स्टार्ट हो गए। लेकिन यहाँ दो चीज आपको पढ़ना है मुंह में, क्या क्या पढ़िएगा यहाँ, यहाँ आपको समझना है दो चीज। एक टंग के बारे में, टंग यानी जीभ। जीभ डाइजेशन में मदद करेगा, यस, क्योंकि इसमें सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। कौन सा ग्लैंड, सलाइवरी। चीज कर दिए जीभ, अब ठीक है। और दूसरा आपको पढ़िएगा टीथ यानी दांत। ये दो चीज आप पढ़िएगा मुंह में। इसके अगेंस्ट में इसमें जो ग्लैंड पाए जाते हैं उस ग्लैंड को बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। याद कीजिए, लिखवाए थे, सलाइवरी ग्लैंड कैसा है, बहिस्रावी है। लारीय ग्रंथि, लारीय ग्रंथि का काम क्या है, सलाइवा बनाना। ये कहाँ पाए जाएंगे, मुंह में। दूसरा पार्ट जो होता है, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ईसोफेगस। ईसोफेगस या इसी को हम बोलते हैं फूड पाइप। आप ये याद रखिएगा, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे, भोजन नली। आप मुंह से भोजन कहाँ गया, ईसो यानी फूड पाइप में गया। इसमें कोई भी ग्रंथि नहीं पाई जाती है, यहाँ पाचन नहीं होता। ये जाने का रास्ता है कि इसी रास्ता से आगे बढ़ेगा। तीसरा, अब इसके बाद कहाँ जाएंगे, भोजन कहाँ जाएगा जी, मुंह से, कहाँ से, फूड पाइप के द्वारा। आप कहाँ, दिल में, पेट में, कहाँ, पेट में। कोई ठीक है, दिलों में लेके चल जाएगा तुम लोग। स्टमक, कहाँ जाएगा, स्टमक, पेट में। आप पेट में कौन सा ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सा, गैस्ट्रिक ग्लैंड। याद कीजिए, गैसीय ग्रंथि, गैसीय ग्रंथि पेट में, कहा, गैसीय ग्रंथि। आप पेट से खाना कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। कहा, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, छोटी आंत में। और छोटी आंत में क्या पढ़िएगा आप, छोटी आंत में पढ़िएगा लीवर के बारे में। किसके बारे में, लीवर और पैनक्रियाज के बारे में।
लीवर कैसा है? बहिस्रावी। पैनक्रियाज कैसा है? मिक्स। पैनक्रियाज कैसा है? मिक्स। तो पैनक्रियाज कितने प्रकार की कोशिका बनाती है? 4। अल्फा, बीटा, डेल्टा, एफ। 3 सेल पढ़ा दिए, यहाँ कितना सेल पढ़ेंगे? 1 सेल। कौन सा? एफ। आप खाना कहाँ जाएगा बताइए? लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ भोजन का पाचन नहीं होता है, यहाँ सिर्फ पानी का अवशोषण होता है। तो आप पानी अच्छा पीते, पानी खूब पीते हैं तो आपका बड़ी आंत क्या रहेगा? साफ रहेगा। बड़ी आंत साफ रहेगा तो सब चीज साफ हो जाएगा। नहीं समझा जी? ना समझा तो क्या कहें। चलो, तो स्टार्ट कहाँ? अब इसके बाद भोजन, ये लार्ज इंटेस्टाइन के बाद 6 अवस्था में कहा जाता है? एनस। एनस वाला गुद्दा। ठीक है, यहाँ पर कोई ग्लैंड नहीं, यहाँ वेस्ट मटेरियल क्या होता है? बाहर। ठीक है, नहीं बोलते हो, हल्का हो गए, यही हो गया एनस से बाहर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का कहाँ से स्टार्ट हुआ? माउथ से। खत्म कहाँ होगा? एनस। पहला कहाँ? बैकल कैविटी। इसमें हेल्प कौन करेगा? टंग और टीथ। इसमें कौन सा ग्रंथि? सलाइवरी। दूसरा भोजन नली, फूड पाइप, या इसी का दूसरा नाम ईसोफेगस। और इसमें कोई भी ग्रंथि यहाँ पाचन नहीं होगा। तीसरा स्टमक, पेट। पेट में कौन सा ग्रंथि? गैस्ट्रिक। यहाँ पाचन होगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। छोटी आंत में क्या पढ़ना है? लीवर और पैनक्रियाज। यहाँ भी पाचन होगा। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी ग्रंथि नहीं पाई जाती है और एनस के द्वारा भोजन क्या हो जाता है? वेस्ट मटेरियल क्या हो जाता है? बाहर। तो ये लिख लीजिएगा टोटल कि एलिमेंट्री कैनल यहां से लेकर के यहां तक कितना मीटर? 9 मीटर। कितना मीटर? 9। बोलो। ई आता है? ई हो? चलिए, ईसोफेगस तो ऐसे होगा ना, देखो तो। ESOPHA है, वो देख लेना, हम तो ओ से तो लिखे हैं, तुम लोग बोलोगे वो नहीं होगा। ओ से होगा, ई से होगा। एक बार जैसे हाथ चल जाता है ना, चल गया, अब दोबारा करोगे तो गलत हो जाएगा। ओ साइलेंट होता है, ईसोफेगस बोला जाता है। चलिए इसको लिख लीजिएगा। अब ये पूरा पढ़ेंगे डिटेल से। पहला लिखिएगा, यहां से बड़ा कर रहे हैं बाबू। देखिए अपनी डीएस। डीएस मतलब क्या? बल्ला नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम। एक वो डीएस ही बल्ला आता है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के ना एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनल की लंबाई 9 मीटर। इसको लिखिए। दो चेयर है तो टूट कैसे जाएगा? वजन थोड़ी है, तो बहुत है तुम्हारा। राइटिंग आप समझ में आ रहा है मेरा कि नहीं? गलती होगा तो आपने सुधार लेना।
हो गया, यहां तक तो हो गया होगा। चलो ग्राफ नाली इसी को लिख देना, एसोफेगस फूड पाइप ग्रास नली। चलो कंप्लीट वो नहीं हुआ अभी तक। देखो स्पेलिंग ई से स्टार्ट होता है, इसोफेगस। है ना, इसोफेगस ना दिखाई दे रहा है, और बड़ा करें, अब नहीं होगा, ज्यादा हो गया ना। यहाँ ओ से आप क्या करें, दोनों लिखना है, सही गलत कोई नहीं है। चलो यहाँ समझना, यहाँ देखिएगा, अब ऊपर मुंह तो है ही नहीं है। यहाँ देखिए भोजन कहाँ है, सबसे पहले कहाँ, मुंह में, दांत और टंग। अब इसके बाद इसे बोलते हैं एसोफेगस, यहाँ के बाद कोई भी पाचन नहीं होता है, इसमें कोई भी पाचन नहीं होगा। अब इसके बाद ये पेट में खाना आएगा, किसमें आएगा, पेट में। खाना पेट में आया, पेट के बाद क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट क्या रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरफ। ये अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स जो होता है
वेस्टिजिलियल ऑर्गन है, मतलब अवशेषी अंग कहलाता है। वैसे अंग जो हमारे शरीर में है लेकिन कोई काम के नहीं है, इसको आप निकलवा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे पाचन कहे ये, लेकिन एनिमल में पाचन का काम करता है। एनिमल जो है वो जो खाना खाएगा क्या, प्लांट सहित खाता है, घास। अगर आप घास खाते हैं तो ये जरूरी है, ठीक है। आप चोकर खाते हैं तो ये जरूरी है। तो पहले हम लोग क्या बोला जाता है ना कि इंसान का जन्म किससे हुआ, बंदर से हुआ। तो पहले ये अपेंडिक्स की जरूरत था तो था, लेकिन अब जरूरत नहीं है। तो हमारे बॉडी में कुछ अवशेषिक अंग है जो आज भी है लेकिन कोई काम के नहीं है। जैसे में अपेंडिक्स, दूसरा हेयर, बाल। बाल भी कोई काम की चीज नहीं है तो भी सही, ना है तो वेरी गुड है, नहीं मतलब इसको लाइफ से कोई मतलब नहीं है। बाल जिसका नहीं रहेगा नहीं जिएगा जी, जिएगा। यानी बॉडी हेयर का भी कोई काम नहीं है। कान का पिन्ना, इसे बोलते हैं ईयर पिन, ईयर पिन्ना। तो कान का पिन्ना का भी कोई काम नहीं है। हा? क्या बोल रहा? अरे तो चश्मा जिंदगी से मतलब है, जीने से कोई मतलब नहीं है। ये ईयर पिन्ना देखो ना धीरे धीरे छोटा हो रहा है। पहले आदि मानव को देखो तो बड़ा था, क्या था, बड़ा था। तो धीरे धीरे छोटा हो रहा है। आने वाले 100-200 साल में ये क्या हो जाएगा, और छोटा, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम लोग ऐसा समय पे जन्म लिए हैं कि कान का पिन्ना है और भी मीडियम साइज है, ज्यादा ना बड़ा और नहीं छोटा। लेकिन आने वाले वर्षों में क्या हो जाएगा, खत्म। देखो दूसरा क्या हो जाएगा, टेल बोन। टेल बोन समझते हैं ना, पूछ। आप स्केलेटन सिस्टम पढ़िएगा तो बैक बोन के सबसे पीछे रहता टेल बोन। तो टेल बोन पहले क्या था, लंबा था। क्या था, लंबा। तो आदिमानव में क्या था, पूछ था। देखो बंदर का क्या है, पूछ है। और धीरे धीरे टेल बोन क्या हो गया, कम गया। हम लोग में टेल बोन है लेकिन छोटा सा, लेकिन कम गया। अगर मान लो कि रहता तो उसको देखो, उसका रहता तो घींच देता, लोग घींच के पीछे भगा देता। तो टेल बोन क्या हो गया, धीरे धीरे खत्म हो गया। तो ये सब वेस्टिजिलियल ऑर्गन अवशेषिक अंग है जो है लेकिन कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो इसको निकलवा सकते हो सब चीज। अब देखो यहां से देखोगे, ये लीवर और पेनक्रियाज को ध्यान दो। ये है पेनक्रियाज। लीवर और पेनक्रियाज छोटी आंत से कनेक्ट रहता है। किससे, छोटी आंत से। लेकिन आपको लग रहा है कि पेट के ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं। ये कनेक्ट किससे है, छोटी आंत से। ये आप जो एक देख रहे हैं ये है गॉल ब्लैडर। क्या रहेगा, गॉल ब्लैडर, जिसे हम पित्ताशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पित्ताशय। इसका मात्र एक काम है, ये पित्त रस को स्टोर करता है। किसको स्टोर करेगा, पित्त रस को। लीवर क्या करेगा, पित्त रस बनाएगा और इसमें डाल देगा। अब जब आप खाइएगा वसा, क्या खाइएगा, वसा, तब ये पित्त रस गॉल ब्लैडर से निकलेगा, उस वसा को पाचन करने में मदद करता है। तो पित्त रस का एक काम है वसा को डाइजेशन करवाना। किसका डाइजेशन करना, वसा। हम लोग का खाना जो स्टार्ट होता है पाचन कहां से, मुंह से। तो मुंह में पाचन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का होगा। यहाँ ना प्रोटीन का पाचन होता है और न ही वसा का, सिर्फ किसका, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का आप पार्शियल डाइजेशन होता है। आप पार्शियल कहने का अर्थ हुआ आंशिक रूप से, पूरा कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा। तो कार्बोहाइड्रेट का आप पार्शियल डाइजेशन किस में कन्वर्ट होगा, नहीं समझ में आया, ध्यान नहीं देते हो। देखो आप लिखो, अभी हम बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट का आप पार्शियल डाइजेशन किस में कन्वर्ट होगा, आप पार्शियल डाइजेशन किस में होगा, माल्टोज। ग्लूकोज में हो गया तो 100% हो गया। ग्लूकोज में मतलब क्या, 100। आप पार्शियल मतलब आंशिक रूप से भोजन पाचित होता है। आंशिक मतलब क्या, 60%, 70%, 75%। मान लीजिए कोई भी काम कंप्लीट कब होगा, जब 100% काम होगा। तो कार्बोहाइड्रेट का आंशिक रूप से पाचन किसमें होगा, माल्टोज में। कहा, मुंह में। लगभग 70% पाचन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन कंप्लीट नहीं होगा, क्या, आंशिक। अब कार्बोहाइड्रेट इसके बाद कहां चला गया, पेट में। तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट गया, वसा भी गया, प्रोटीन भी गया। तो पेट में सिर्फ डाइजेशन किसका होता है, प्रोटीन का। किसका, प्रोटीन का। न यहाँ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा और न ही वसा में। तो पेट में मात्र एक चीज का डाइजेशन होता है, किसका, प्रोटीन का। ये भी प्रोटीन किसमें, अमीनो एसिड में नहीं टूटेगा, किसमें टूटेगा, पेप्टॉन्स में। यानी आंशिक रूप से पाचित होता है। और इसके बाद पेट से खाना कहाँ गया, छोटी आंत में। छोटी आंत में लीवर क्या करेगा, सबसे पहले
वसा का डाइजेशन करवाएगा लगभग 90%, और जो 10% वसा बच गया वह पैंक्रियाज पाचन करवाता है। कौन करवाएगा? पैंक्रियाज। और जो जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट बचा हुआ था कितना परसेंट? 30%। 30% कहाँ पाचन होगा? छोटी आंत में। प्रोटीन बचा हुआ था, पेट में डाइजेशन हुआ, फिर कहाँ होगा? छोटी आंत में। तो छोटी आंत में सभी प्रकार के भोजन का पाचन कंप्लीट हो जाता है। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ? मुंह से। कंप्लीट कहाँ होगा? छोटी आंत में। मुंह में किसका डाइजेशन हुआ? कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से शुरू हुआ? पेट से। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से शुरू हुआ? पेट से। वसा का कहाँ से शुरू हुआ? वसा का छोटी आंत में शुरू होता है, छोटी आंत में खत्म। देखो समझना दोबारा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुंह से। कहाँ खत्म होता है? छोटी आंत में। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से शुरू हुआ? पेट से। खत्म कहाँ होगा? छोटी आंत में। वसा का डाइजेशन कहाँ से? छोटी आंत से। खत्म कहाँ? समझ में आ गया? ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ये है कि मुंह से शुरू हुआ और लास्ट तक गया, लेकिन वसा गया, प्रोटीन गया। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ? पेट में। कंप्लीट कहाँ? छोटी आंत। वसा कहाँ? छोटी आंत से छोटी आंत में कंप्लीट। कोई दिक्कत? अब यहां से पहला लिखिएगा, पहला पॉइंट देखिए एलिमेंट्री कैनल का, वक्कल कैविटी। मुख्य गुहा, हिंदी में लिखिएगा मुख्य गुहा, या लिख लो माउथ कैविटी। इसमें आपको पहला पॉइंट पढ़ाते हैं टीथ, दांत। दांत सबसे पहला पॉइंट आप याद रखिएगा कि दांतों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा? टू स्टडी अबाउट टीथ, डेंटोलॉजी, और डेंटोलॉजी भी कहते हैं। और डेंटोलॉजी या डेंटोलॉजी, अगर जो दांत के डॉक्टर वो क्या कहलाएंगे? डेंटोलॉजी, डेंटिस्ट कहलाते हैं। दांतों के बारे में अध्ययन करना, लिखिएगा दांत के बारे में, दांतों के बारे में अध्ययन करना, दांतों के बारे में अध्ययन करना डेंटोलॉजी कहलाता है। दांतों के बारे में अध्ययन करना डेंटोलॉजी कहलाता है। अब आप ये समझिएगा कि आप लोग का दांत कितने होते हैं? कितने दांत हैं? 28 है। आपका 28 है? कितना है? गिनी है कभी? किन्हीं का 28 होगा, किन्हीं का 30 होगा, किन्हीं का 32 होगा। 28 से न कम होगा और 32 से न ज्यादा होगा। तुम्हारा कितना है जी? है? तो अपने दांत के बारे में नहीं पता है तो कैसे दूसरा का पता? 30 हो गया। एज कितना हो रहा है? 18। तो तुम्हारा 28 से ज्यादा, 28 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि 30 और 32 तभी हो सकता है जब अकल की दांत आती है। ठीक है। अब बताओ, अभी बोला 30, लग रहा है अकल की दांत आ गया होगा। अकल के दांत जब भी आएगा तो 19 प्लस 18 प्लस में आता है। दांत कभी दर्द दिया है तुम्हारा? तब कहां से अकल की दांत आ गया जी? ठीक है, तो 28 कन्फर्म है। तो गलती गिन लिया, दूसरा कितने ने गिन लिया? है? तो दो दांत या तो 28 होगा, या तो 30 होगा, या 32 होगा। 29, 27, 31 ऐसा नहीं होगा। क्या क्या हो सकता है? 28, 30, 32। 28 जिसका है उसका अकल के दांत टोटल 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। उनके अकल के दांत नहीं आया, और अकल के दांत से अकल से कोई मतलब नहीं है, उसको बोला जाता है अकल की दांत, विजडम टीथ। जिसका 30 है उसमें 2 अकल के दांत आ गए, और जिसका 32 है
उसमें 2 और आ गए, टोटल कितने हो गए? 4। क्वेश्चन आ जाएगा कि अकल के दांत कितने होते हैं? 4। और जिसके अकल के दांत नहीं है उसके दांत की संख्या कितना? 28। जिसके अकल के दांत 2 है, दांतों की संख्या 30। और जिसका 4 है, दांतों की संख्या 32। जिंदगी में 2 बार दांत जो होते हैं मिल्क टीथ आते हैं 20। दूध के दांत कितने होते हैं? 20। 20 जो है 2 बार आएंगे। 20 कितने बार आएंगे? 2 बार। एक बार आया टूट गया, तो एक बार आया आके रहेगा। अगर ये टूटा था बार बार क्या है? क्या बोला जी? अरे छोड़, वो अलग चीज हो गया बाबू। ठीक है, वो तोड़वाया जाता है कंडीशन में, ये नेचुरली आता है। 12 दांत होते हैं वह लाइफ में एक बार आते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने दांत? 32। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि दूध के दांत कितने होते हैं? 20। कितने बार? दो बार दांत आते हैं। 40 दांत जो होते हैं 2 बार आते हैं। 20 और 20। टोटल दांत पूरे जीवन काल में कितने होते हैं? आते हैं 52। 20 20 40 और 12 52। तो एक इंसान में 52 दांत जीवन भर में आते हैं, 52 से ज्यादा नहीं। देखो सोचो, 20 वाला दूध वाला दांत वो टूट गया तो 20 खत्म, फिर 20 आएगा तो 20 20 कितना हो गया? 40 और 12 और। ठीक है, 12 जो है परमानेंट टीथ है वो और आता है, फूड नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, तो अगर जीवन भर में क्वेश्चन आ जाए कि एक इंसान में जिंदगी भर में कितने दांत आते हैं? 52। दांतों की संख्या ऐसे कितने होती है? 32। कितने? 32। अब ये कौन कौन दांत हैं इसको याद रखना। जैसे पहला, दांत के प्रकार कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ टीथ। लिखिएगा, दांत के 4 प्रकार होते हैं। जैसे एगो हंसने वाला दांत, ही करते हो ना, तो उसे बोलते हैं स्माइल टीथ। पहला जिसे बोलते हैं इंसीजर, हिंदी में क्या बोलेंगे? कीर्तन, कीर्तनक, ऐसे ना होगा जी? कीर्तनक, हिंदी में क्या बोलेंगे? कीर्तनक। आप देखो ये इंसीजर क्या होता है? इंसीजर की संख्या कितनी होती है? 8। कितने? 8। जिसे अब थोड़ा सा देखना, 8 दांत जो होते हैं सबसे पहले आते हैं। जब बच्चा होगा ना तो सबसे पहले यही दांत आएगा, 2 दांत निकल जाएगा, अंगुली दीजिएगा, लो बाबू, खिंचा के काट देगा और ऐसा काटेगा कि खून निकाल देगा, बहुत तेज होता है। नहीं, तो सबसे पहले यही दांत आता है, आई। जैसे अगर आपको समझना है तो इस तरह से समझिएगा। ये होता है थीकोडेंट। थीकोडेंट उसे बोलते हैं जिसमें दांतों की संरचनाएं सजाई जाती है। अगर दांत पूरा नहीं रहे, एकदम नहीं, ना ऊपर ना नीचे, तो एक देखिएगा, बहुत लोग ब्रश करते हैं तो दांत निकाल के साफ करते हैं, उनके दांतें नहीं है, तो वह थीकोडेंट में स्ट्रक्चर में दांत सजाया जाता है। डॉक्टर उसको सजा करके दे देता है कि अब जब खाना खाइएगा या परमानेंट लगा के रखिएगा, जब साफ करना रहे तो निकाल लीजिएगा। या किन्हीं को तो धोते धोते निकल जाता है जी, नहीं कि थोड़ा अचा के आइए, अचा के का है, 10 भी निकल गया। तो ये थीकोडेंट होता है। दांत इसी में अरेंज किया रहता है, 1 2 3 4। ये इंसीजर कहलाता है। तो 4 ऊपर और 4 नीचे, इस तरह से। ये टोटल कितने होते हैं? 8। 4 ऊपर और 4 नीचे। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे बोलते हैं थीकोडेंट, इसको बाद में समझना। तो टोटल कितने होते हैं? 8। इस दांत को बोला जाता है स्माइल टीथ। क्या करो जी? स्माइल टीथ। स्माइल टीथ मतलब क्या? आप स्माइल कीजिएगा तो सबसे पहले दांत यही निकलेगा, यही नहीं निकल रहा है, देखिए सबका निकल रहा है इससे। और इसी को बोला जाता है टीयरिंग, यानी सॉरी कटिंग। कटिंग मतलब क्या? काटना। आप भोजन को काटते किससे हैं? इंसीजर से। ये जो है कीर्तन जो है काटने का काम करता है, भोजन को काटने का। सबसे पहले भोजन को काटता कौन है? स्माइल टीथ यानी इंसीजर।
इसकी टोटल संख्या कितना, 8। दूसरा कैनायन, इसको बोलते हैं रदनक, रदनक, इसकी संख्या होती है 4। कितनी होती है, 4। देखिएगा ना यहाँ पर यह है ना पतला सा, तो 4 है। इसका काम है क्या, टीयरिंग, टीयरिंग मतलब क्या, चीरना, फाड़ना। आप खाते हैं ना, ठीक है, गन्ना का जूस पीते हैं तो कहाँ, सामने से, किधर से, थोड़ा साइड से। इसका काम है क्या, टीयरिंग करना, टीयरिंग ऑफ फूड, फूड लिख देते हैं, भोजन को चीरने का काम करता है। और यहाँ कटिंग ऑफ फूड, कटिंग ऑफ फूड। तो कैनायन की संख्या कितनी होती है, 4। अब इसके बाद जो दांत होता है तीसरा, जिसे बोलते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर, प्रीमोलर को हिंदी में बोलते हैं अग्रचर्वणक। इसकी संख्या होती है 8। कितनी होती है, 8। इसको बोलते हैं क्या, ग्राइडिंग, ग्राइडिंग मतलब क्या, चबाना। यानी चबाने वाला, भोजन को चबाने वाला दांत, ये चबाने का काम करता है। आप जब भोजन को चबाते हैं तो कहाँ चबाते हैं, पीछे। तो प्री मोलर की संख्या कितनी होती है, 8। अब प्री मोलर के बाद चौथा आता है मोलर, मोलर, मोलर को बोलते हैं हिंदी में चवर्णक। इसकी संख्या होती है 12। कितने, 12। ठीक है, 12 होते हैं। इसका भी काम है चबाना, लेकिन ये चबाता है और इसमें सलाइवा के साथ चबाना होता है। लार के साथ जब चबाइएगा ना, जिसमें सलाइवा घुल जाएगा भोजन में, तो वह किसका, किसमें होता है, मोलर। मोलर अगर चबा रहा है तो उसमें सलाइवा पूरा मिल जाता है। ठीक है, देखिएगा ना, हल्का चबाइएगा तो उसमें सलाइवा कम रहेगा। चबाते चबाते आपका भोजन पीछे चला गया ना, तो सलाइवा क्या होता है, ज्यादा। तो इसमें जो ग्राइंडिंग होता है वो सलाइवा के साथ होता है। तो दोनों का काम है चबाना, प्रीमोलर, मोलर। आपको यही याद रखना है। इंसीजर की संख्या कितनी होती है, 8। कैनायन की संख्या 4, प्रीमोलर 8 और मोलर 12, मोलर 12। अकल की दांत कौन सा दांत है, इंसीजर है, कैनायन है, प्रीमोलर की मोलर, मोलर। अकल की दांत यही है। अगर 4 आया तब 32 होगा, अगर 4 नहीं आया तो कितना रहेगा, 28। तो अकल की दांत किस प्रकार की दांत है, चवर्णक दांत है। कैसा है, चवर्णक। इसको लिख लो। अच्छा ठीक है, नहीं, इंसीजर में सिंगल एस होता है, डबल सी होता है। चलो ठीक है, तुम लोग चलो इसको लिख के छोड़ दो, बहुत अलग एग्जाम होगा। एग्जाम चल रहा है अभी जी, खत्म। कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं, जाओ लिख के चले जाओ, और क्या।